दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी लेके आई हूँ। तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के लाई हूँ। इसके साथ ही इस पर क्या प्रश्न जो है परीक्षा में आए हैं, देखिए इस पर अगर प्रश्नों की बात करूँ तो मैंने आपको यूनिट 10 में यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है उसमें यूनिट 10 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो मैंने आप सभी को करवा दिए थे। तो मेरे चैनल के वीडियोस में जाके आप उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी यूजीसी नेट का तैयार है, उसमें भी आपको यूनिट 10 में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें जो आपको मुख्य रूप से याद करना है, पहले तो ये रचना किसकी है, किस विधा की है, ये दो प्रश्न हो गए। तो रचना किसकी है, मुक्तिबोध की है। और इसकी जो शैली है वो क्या है, तो ये कथात्मक निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। तो इसकी विधा क्या है ये मैंने नीचे बता रखा है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये दो प्रश्न हो गए आपके। इसके बाद जो इसमें प्रश्न आता है तीसरा, वो होता है इसके खंड। जो इसके खंड कह लें, प्रकरण कह लें, तो इसमें कितने हैं, उन प्रकरणों के नाम। तो इसमें 13 प्रकरण हैं, तो उनके नाम जो है क्रमानुसार भी आ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोनों प्रकार से आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। इसके बाद जो इसमें से प्रश्न आता है वो होता है इसकी पंक्ति। तो पंक्ति से भी प्रश्न आता है कि ये कौन से में कहा गया है। तो जब मैंने आपको प्रश्न करवाए थे मैंने आपको दिखा दिया था। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि वीडियोस फिर लंबी हो जाती है बात करते करते। तो ये मुक्तिबोध की है, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1964 ईस्वी और मुक्तिबोध का जन्म वर्ष है 1917 से लेके 1964 ईस्वी। और इसका पहला संस्करण 1964 में निकला था और द्वितीय संस्करण इसका सन 2000 में निकला था। अब इसकी विधा की बात करें तो ये कथात्मक निबंध संग्रह, फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क आदि विविध शैलियों में जो है ये रचा गया है। अब मुक्तिबोध ने इसमें जो डायरी विधा होती है, जो निबंध होता है, उनसे हटकर इसको लिखा है। इसे बिना किसी तिथि के लिखा है, यानी इसमें कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, इसको बिना तिथि के उन्होंने लिख दिया है। मुक्तिबोध ने इसकी शुरुआत जो है, इस की शुरुआत हम कहेंगे तो ये तीसरा क्षण, इसका जो अध्याय शुरू होता है वो तीसरा क्षण से आरंभ होता है, यानी पहला दूसरा नहीं। इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है तीसरा क्षण और इसका अंतिम अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी जो ये अध्याय दिए गए हैं, तो पहला और अंतिम तो ज़रूर देखें। पहला हो गया तीसरा क्षण, अंतिम हो गया कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। 2 पर विराम देते हुए कुल 13 अध्यायों में इन्होंने अपनी बात को समेटा है। इसमें कुल 13 निबंध संकलित है। तो अब ये 13 निबंध कौन से हैं, तीसरा क्षण जिसका समय है नवंबर 1958 ईस्वी और ये वसुधा में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र है लेखक और केशव। तो ये भी पूछ लेते हैं कि तीसरा क्षण में जो लेखक है वो किसके साथ होता है, या लेखक के मित्र का नाम क्या है। जो तीसरा क्षण है उसमें लेखक के मित्र का नाम क्या है, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये है केशव। अगला है एक जो दूसरा अध्याय है वो है एक लंबी कविता का अंत। इसका प्रकाशन समय है सितंबर 1957 में नवलेखन की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है लेखक, लेखक की पत्नी शरद जोशी और अक्षय कुमार। तीसरा अध्याय है डबरे पर सूरज का बिंब, जिसका समय है सितंबर 1957 ईस्वी। ये वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसका पात्र लेखक स्वयं है। अगला है हाशिए पर कुछ नोट्स। अगस्त 1957 ईस्वी में ये वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है लेखक और लेखक का मित्र। अगला है सड़क को लेकर एक बातचीत। अप्रैल 1957 में ये वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है लेखक और उसका मित्र। अगला है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ये जनवरी 1958 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है लेखक, मित्र और मित्र की पत्नी। अगला है नए जन्म की कुंडली, 1 जून 1957 वसुधा में प्रकाशित और इसके पात्र है लेखक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और लेखक का मित्र। अगला है नए जन्म की कुंडली, 2 जून 1957 वसुधा में प्रकाशित है और इसके पात्र हैं लेखक और लेखक का मित्र। अगला है वीरकर, ये नवंबर 1957 ईस्वी में वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है वीरकर और लेखक। अगला है विशिष्ट और अद्वितीय,
ये अक्टूबर 1958 ईस्वी में वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है मुक्तिबोध, डिप्टी डायरेक्टर एक लड़का और मुक्तिबोध की पत्नी। अगला है कुटुयान और काव्य सत्य। ये अक्टूबर 1957 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का मित्र इंदिरा, कृष्ण मुरारी शुक्ल और डॉक्टर पटवर्धन। अगला है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। एक अक्टूबर 1957 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र हैं मुक्तिबोध और यशराज। अगला है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। 2 ये अक्टूबर 1960 में वसुधा में प्रकाशित हुआ था और इसके पात्र है मुक्तिबोध और यशराज। अब इसके महत्वपूर्ण कथनों पे बात कर ले तो मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, ये कथन है मुक्तिबोध का। मन एक रहस्यमय लोक है, मुक्तिबोध का कथन है। अगला है सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है, केशव का कथन है। अगला है अनास्था आस्था की पुत्री है, ये उनके एक लंबी कविता का अंत में है और ये मुक्तिबोध का कथन है। अगला है आलोचक साहित्य का दरोगा है, ये डबरे पर सूरज का बिंब, इससे लिया गया है, मुक्तिबोध का। अगला है कुंठा शब्द फ्रायडवाद व मार्क्सवाद की संकर संतान है, मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध ने इसमें कला के 3 क्षण बताए हैं, तो वो क्षण कौन से हैं? कला का पहला क्षण है जीवन का तीव्र उत्कर्ष यानी अनुभव। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के आगे ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र मान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। ये उन्होंने तीसरा क्षण में पेज नंबर 20 और 21 पे कहे हैं। चलिए कुछ और कथन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तीसरा क्षण से, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। अगला है तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती है। अगला है मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली है, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काला जल है, उस अथाह काला जल में स्वयं को ही डर लगता है, इस अथाह काजल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अगला है गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। अगला है किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन 2 पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्बुद्ध हो जाती है। अगला है सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दोनों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। अगला है तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता है। वे हैं इसलिए तुम भी हो, यह नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं, वे तुम्हारे लिए नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण के अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। अगला है इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। अगला है केवल तटस्थ व्यक्ति ही तादाकार हो सकता है। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं, उनमें से जरा भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका
तुरंत प्रभाव होगा। अगला है कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कृष्ट दिव्य अनुभव। ये मैंने वहां पे बता दिया था, इसलिए यहाँ नहीं बता रही। अगला है सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। अगला है प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। अगला है कवि शब्दों के अर्थ परंपरा से आरंभ होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकृतिकरण के हेतु आदर भाव तत्व को ही काट देते हैं। अगला है कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बनाती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। अब अगला है उनकी दूसरी जो टॉपिक है, एक लंबी कविता का अंत। उससे यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसी ही गतिशील है और उसमें तत्व भी परस्पर गुंफित होते हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और छोटी होती है वे वस्तुएं अधूरी होती है, छोटी ना होकर अधूरी होती है। अगला है क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी, तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। आगे कथन है हमारे बहुत से कवि और कथाकार मार के डर से उस वास्तव को नहीं लिखते हैं जिसे ये भोग रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। अगला है समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। अगला है मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी और उसके अभाव ही अभाव पाए गए। अब इस व्यवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए क्यों ना सही। आगे है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरणा है और एक उद्देश्य है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। समाज पर धन का शासन रहेगा तब तक यह चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लाभ लोग से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छ और अच्छा होता चला जाएगा। आगे कथन है कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, ना वह कोई नाटक है जिसमें पात्र होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। अगला है डबरे पर सूरज का बिंब। आगे है एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, उसने कहाँ लिपापोती कर डाली है और उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और कह क्या गया, कि अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दमन होता है। आलोचक साहित्य का दारोगा है। हर ज़माने में गरीबों की मुश्किलें रही है, हर ज़माने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनतकश का। वह आगे कहता गया पिछला कौन सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा ना रही हो, और फिर कुंठा का मतलब क्या है। उसने समझाते हुए कहा कुंठा का आधिपत्य तो समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ ना हो। हाँ, कुंठा का अगर फ्रायड और मार्क्स की संकर संतान है। आगे है आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं स्वयं सच्चाई है, क्योंकि वह ऐठती नहीं, सज्जनता के साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह आउट ऑफ डेट है। आगे हाशिए पर नोट्स से है
पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। आगे है, आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, वह बहुधा दृष्टि के बजाय मात्र एक भावावेश होती है। आगे है, अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। आगे है, आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई है। आगे है, आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। आगे है, सड़क को लेकर एक बातचीत। इसमें है, जो व्यक्ति साहित्य दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्य बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। अगला है, नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। आगे है, काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। आगे है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इसके कथन हैं, व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उसमें कम रोल का संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। इतने महत्वपूर्ण उन्हीं के कारण मनुष्य है। आगे है, साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। आगे कथन है, नए जन्म की कुंडली 1। मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। आगे है, सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में गड़बड़ है। आगे है, नए जन्म की कुंडली 2। भारतीय जीवन की भीतरी गतिविधि आपके साहित्य में प्रतिबिंबित हो या ना हो, उसकी तलाश हो या ना हो, वह गति आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा क्योंकि वह जीवन में अधूरा रहा। आगे है, साहित्य में तत्व कम है, वरन यह है कि जीवन में बहुत अधिक है। वह जीवन तो जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता है कि उत्तेजित होकर मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं। आगे है, एक व्यक्ति की भावना अपने जिंदगी का दृश्य दिखाता है कि वह कितनी झूठाई में जी रहा है, वह न केवल एक झूठ का निर्माण कर रहा है। आगे है, विशिष्ट और अद्वितीय से भावात्मक का कारण केवल लेखक की विवाहहीन संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा सकता, वैफल्य तरह तरह के होते हैं। आगे है, हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय है, वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। अगला है, कुटुयान और काव्य सत्य। पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगला है, मन वचन कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्य परंपरा के विरुद्ध जाता है। आगे है, साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टि से देखना आवश्यक है, किंतु साहित्य की कसौटी एक ही नहीं न अनेक है, वरन अनेकों अभेद्य इकाई है। इसलिए यह केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरे से गहरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि गलतियां टाल सके, अपने कार्यों को अधिक फलप्रद बना सके। आगे है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। तो ये सारे कथन जैसे कि आप देख रहे हैं एक साहित्य के डायरी से लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट जो है कथन तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। अब देखिए अगला है, जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तु पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तु पक्ष के वर्णन की ओर अधिक रही। इस प्रवृत्ति ने आत्म पक्ष को गौण स्थान दिया। इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्मपक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। आगे है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला।
कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है। कवि का यह धर्म कि उसके दिल में जो नकारशील खटके हैं, जो अंतर्निषेधे हैं, उन्हें विवेक संगत बनाया जाए। केवल विशेष अभिरुचि के वशीभूत होकर विकास ना किया जाए। ध्यान रहे कि ये अंतर्निषेध लेखक स्वयं अपने लेखन कार्य के दौरान में विकसित करता है। उनका विकास किस प्रकार से होता है, यह विषय ही अलग है। आगे है, कवि का यह धर्म कि उसके दिल में जो नकारशील खटके हैं वे अंतर्निषेध है, उन्हें विवेक संगत बनाया जाए। मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ती हूँ। आगे है, व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है कि यदि मनुष्य के वस्तुगत की प्रकृति और कवि की प्रकृति दोनों का समाहार करने वाली कवि दृष्टि ऐसी है जो जीवन के लिए उस कवि दृष्टि का महत्व अत्यंत सीमित है, तो उस काव्य को भले ही सुंदर कह ले, वह हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डालती। तो ये सारे कथन थे जो कि एक साहित्यिक की डायरी से संबंधित थे। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने संपूर्ण जितना इम्पोर्टेंट था आप सभी के सामने रख दिया है। तो अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।